वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम के गवाए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि टेलीग्राम चैनल चलता है और यहाँ पे जो है दोस्तों जो भी क्लासेस चलती है उसका PDF के तौर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ मनु टेलीग्राम चैनल पे। इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे डेली आपको 7:30 बजे लाइव क्लासेस दी जाती है, आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। ओके, डेली ज्वाइन कीजिए 7:30 बजे। और हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि लैब टेक्नीशियन जो भी लोग करके कोर्स करके बैठे हुए हैं उन सभी को एम्स भुवनेश्वर AIMS भुवनेश्वर से वैकेंसी आई है लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। और काफी अच्छा पोस्ट है और वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा सिलेक्शन। इसलिए आप लोग जो है फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जो भी लोग भरना चाहते हैं उन सभी लोग भर दीजिए। ओके, लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी निकल चुका है एम्स भुवनेश्वर से। चलिए आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको आ चुका है। सबसे पहले क्या है ये, तो ये जो है दोस्तों आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। देख सकते हैं साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 125 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा जीके के लिए। उसके बाद आपको मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन के लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 75 मार्क्स दिया जाएगा। यानी बोले तो एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना। एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 75 मार्क्स पूछा जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। आप लोग चाहे तो टोटल 90 के 90 क्वेश्चन रंग के आ सकते हैं, चाहे आपको आता हो चाहे आपको ना आता हो, चाहे आप गलती टिक कीजिए चाहे आप सही टिक कीजिए, उससे बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ठीक है, तो आप लोग टोटल 90 क्वेश्चन रंग के आ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, चलिए खुल चुका है और ये आपसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए में कह रहा है प्रवाल कहा जाता है, बी में शैवाल कहा जाता है, सी में कह रहा है फंगस कहा जाता है और डी में कह रहा है अमीबा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जलीय नदी तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे जो होते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है शैवाल कहते हैं, एल्गी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, क्या एल्गी कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिएगा, चैट में जवाब देते रहिएगा। चलिए, वह अंग क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह अंग जो कि मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, बताइए वह कौन सा है। पित्ताशय है, बी में कह रहा है यकृत है, सी में कह रहा है गुर्दा है और डी में कह रहा है ग्रास नली है। ऑफ कोर्स दोस्तों आप लोग को मतलब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। पीत से पीत और पी से पीत और पी से पित्ताशय। तो यहाँ पे दोस्तों पी से पीत और पी से पित्ताशय, पित्ताशय से ही पीत रिलीज होता है मानव के बॉडी में। ओके, पित्ताशय नामक एक ग्रंथि होती है जहां से पीत रिलीज होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, और पित्ताशय जो पाया जाता है दोस्तों ये आपको पीत से पित्ताशय रिलीज होता है। ओके, पीत जो है पित्ताशय से रिलीज होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, किसमें भरपूर लोहा तत्व लोहा एलिमेंट यानी He लोहा एलिमेंट पाया जाता है ना, लोहा एलिमेंट पाया जाता है। तो बताइएगा आप लोग किसमें भरपूर मात्रा में जो है लोहा एलिमेंट पाया जाता है। ए में कह रहा है नारंगी और बी में कह रहा है अंडा, सी में कह रहा है हरी सब्जियां और डी में कह रहा है दूध। तो बताइए दोस्तों भरपूर लोहा जो है हमारे शरीर को जो चाहिए उतना लोहा जो है किस चीज में पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपको पाई जाती है किसमें पता है आपको, तो ये पाया जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा लोहा जो पाया जाता है दोस्तों ये आपको कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है लोहा वो अंडे में पाया जाता है। ओके, चलिए याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे अंडा में जो है सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, इसलिए अंडा का सेवन आप लोग करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अभी गर्मी है इसलिए अभी जो है अंडा नहीं खाइएगा, ठंडा में खाइएगा। चलिए बढ़ते हैं, कह रहा है ग्रासिका, क्या कह रहा है, ग्रासिका एक नली है जो कि भी कहलाती है, यानी ग्रासिका को दूसरा नाम क्या है, ग्रासिका का दूसरा नाम क्या कहलाती है बताइए। ग्रासिका का जो दूसरा नाम है वो क्या है। ए में कह रहा है आहार नली, बी में कह रहा है वायु नली और सी में कह रहा है डिम्बाही नली और डी में कह रहा है छोटी आंत। बताइए ग्रासिका एक नली है, जी हाँ बिल्कुल नली है, ये ट्यूब है और इसको जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों क्या है, दूसरा नाम जो है दोस्तों आहार नली, आहार नाल के भी
नाम से जानते हैं। ओके, आहार नली के नाम से भी जानते हैं ग्रासिका को। ठीक है, ग्रास नली होता है, ग्रास नली और ग्रासिका दोनों एक ही है, ग्रास नली और ग्रासिका। ठीक है, या तो ग्रास नली बोलिए या फिर ग्रासिका बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आहार नाल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कौन है दोस्तों, ये क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपसे कह रहा है विटामिन सहायता नहीं करता है। क्या सहायता, किसमें सहायता नहीं करता है? उत्तकों में एंजाइम का निर्माण करने में सहायता नहीं करती है। उपापचय में अववेजक के रूप में भाग लेने में सहायता नहीं करती है। और सी में कह रहा है रोगों से रक्षा करने में सहायता नहीं करती है। और पाचन प्रक्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन प्रोसेस में जो है ये मदद नहीं करता है विटामिन। तो बताइए तो दोस्तों विटामिन किस में मदद नहीं करता है? नहीं वाला को टिक करना है। तो दोस्तों ये विटामिन जो है कि क्या चीज नहीं करता है, तो ये नहीं करता है दोस्तों डाइजेशन प्रोसेस में मदद नहीं करता है। ओके, यानी कि पाचन प्रक्रिया में मदद नहीं करता है दोस्तों। तो क्या नहीं करता है? तो विटामिन जो है पाचन प्रक्रिया में मदद नहीं करता है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है ब्रिटिश सरकार क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार क्या कह रहा है, ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था बताइएगा। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारत में पहला, ब्रिटिश सरकार होना चाहिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कह रहा है कराची में, बी में कह रहा है लाहौर में, सी में कह रहा है बंबई में, और डी में कह रहा है कोलकाता में। बताइएगा, कलकत्ता, कालीकट, कोलकाता, कालीकट, कलकत्ता, जो भी बोल लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार जो है भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया था? तो ये दोस्तों कहाँ किया था जारी? तो ये किया था आपको कहाँ पे, कराची में किया था। कहाँ? कराची में। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है? अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है बताइएगा। ए में कह रहा है महानदी, सी में कह रहा है ताप्ती नदी, बी में कह रहा है, सी में कह रहा है कावेरी नदी, और डी में कह रहा है गोदावरी नदी। बताइए तो दोस्तों कौन ऐसी नदी है जो कि अपने मुहानों पर जो है डेल्टा नहीं बनाता है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं ताप्ती नदी होगा दोस्तों। ताप्ती नदी क्या करती है कि अपने मुहानों पे जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ओके, कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि क्लासेस अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टियां क्या कह रहा है, उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टियां जिन्हें अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है किसके मध्य में स्थित है? बताइएगा। 0 से 150 डिग्री, 0 से 150 के मध्य स्थित है, 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य स्थित है, और 30 डिग्री से 350 डिग्री 300 पे मतलब स्थित है, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। करा उच्च दाब उस उपोष्णी शांत पट्टियां जिन्हें अश्व अक्षांश से के नाम से भी जाना जाता है किसके मध्य में स्थित है? बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम ऊंचाई क्या कह रहा है, अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पतन है। अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पतन है। बताइएगा, तिब्बत में है, नेपाल में है, भारत में है, और चीन में है। कहाँ पे है बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको कहाँ पे है, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग को देना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री से 350 केल्विन तक, है ना, 350 केल्विन तक। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और या इसका जवाब लोग को देना है। ये कह रहा है अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पतन है कहाँ पे, कहाँ पतन होता है, कौन से देश में, तिब्बत में, नेपाल में, भारत में, चीन में। बताइएगा, अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पतन है तो ये जो है दोस्तों चाइना में है। कहाँ पे, सबसे मतलब कि चाइना जो है कॉपी करने में नंबर 1 है, और ये दोस्तों चाइना जो है चाइना में स्थित है। कहाँ पे, चाइना में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ
समझ में आ रही होगी। तो अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पतन जो है ये चाइना में उपस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और ये आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, रॉकेट एक्ट, क्या रॉलेट एक्ट 1919 में किसके काल में लागू किया गया था, बताइएगा। रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था 1919 ईस्वी में किसके शासनकाल में लागू हुआ था। ए में कह रहा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में, बी में कह रहा है लॉर्ड विलियम के शासनकाल में, सी में कह रहा है लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, और डी में कह रहा है लॉर्ड वेटिंग के शासनकाल में। तो दोस्तों ये जो हुआ था रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था 1919 ईस्वी में, तो ये उस टाइम में जो है 1919 ईस्वी में किसका शासन था, तो ये जो था दोस्तों शासन किसका था, तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासन था। ओके, किसका शासन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। चलिए अगला क्वेश्चन, तो दो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट है, आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये आपसे क्या कर रहा है, स्वर्ण, क्या कर रहा है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। स्वर्ण जो है मुख्यतः किससे संबंधित होता है, अस्थायी बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतरराष्ट्रीय बाजार से और प्रादेशिक बाजार से, बताइएगा। स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित होता है, बताइएगा किससे संबंधित होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछना चाहिए था। तो चलिए ये जो है संबंधित है दोस्तों, ये आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। कहां से, अंतरराष्ट्रीय बाजार से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, बताइएगा। ए में कह रहा है प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, बताइएगा। ए में कह रहा है तेलुगु, बी में कह रहा है हिंदी, सी में कह रहा है तमिल और डी में कह रहा है पंजाबी। तो ये दोस्तों प्राचीन भाषा जो है भारत की ये कौन थी, तो तमिल था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये तमिल भाषा था, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो तमिल था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है पोंग बांध, क्या कह रहा है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। पोंग जो बांध बनाया गया है वो किस नदी पे बनाया गया है, बताइएगा। ए में कह रहा है दामोदर नदी, बी में कह रहा है नर्मदा नदी, सी में कह रहा है पेन्नर नदी और डी में कह रहा है ब्यास नदी, बताइएगा। पोंग बांध जो बनाया गया है ये कहां पे बनाया गया है दोस्तों, तो ये आपको बनाया गया है कहां पे, ब्यास नदी पे। कहां पे, ब्यास नदी पे बनाया गया है ना, ब्यास नदी। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, क्या, ब्यास नदी। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है नौजवान, क्या कह रहा है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, बताइएगा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो ये ए में कह रहा है बीसी पाल, सी में कह रहा है जी सुब्रमण्यम अय्यर और सी में कह रहा है सरदार भगत सिंह, डी में कह रहा है रुक्मिणी लक्ष्मीपत। तो बताइए तो इसका राइट आंसर आप लोग, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो ये जो किए थे दोस्तों ये आपको किए थे सरदार भगत सिंह। कौन किए थे, सरदार भगत सिंह। नाम भी थोड़ा देखिए, सरदार भगत सिंह है ना, सरदार भगत सिंह, और ये भगत सिंह के द्वारा जो नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था, है ना। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, बताइएगा। लिच्छवी दोहित्र जो है किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट को, बी में कह रहा है जी सुब्रमण्यम अय्यर को, सी में कह रहा है कुमार गुप्त को और डी में कह रहा है रुक्मिणी लक्ष्मीपत को, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग को देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, बताइएगा आप लोग, है ना। तो बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर, तो ये आपको किसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है दोस्तों, ये किसको कहा जाता है, तो ये आपको इसका ऑप्शन जो है ना गलती मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र, क्या हो जाएगा, सॉरी समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
और अगला क्वेश्चन खुल चुका है, देखिएगा कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप तंत्र के द्वारा जो है सिंचाई प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है, वह कौन सा देश है बताइएगा। ए में कह रहा है भारत, बी में कह रहा है इजराइल, सी में कह रहा है श्रीलंका और डी में कह रहा है इंग्लैंड। बताइएगा वह कौन सा देश है जहां पे जो है ड्रिप तंत्र से खेती की जाती है, खेती में जो सिंचाई किया जाता है वो ड्रिप तंत्र की मदद से किया जाता है। और ये ड्रिप तंत्र क्या होता है दोस्तों, ये खेतों के नाला में बिछाया जाता है और इसमें एक पोल लगा होता है, पोल के द्वारा जो है यहाँ पे झरना लगा होता है और यहीं से पानी जो है गिरता है दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, देना है आप लोग सभी को जवाब दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देना है, दीजिए जल्दी से। तो ये जो सबसे ज्यादा जो किया जाता है दोस्तों, ये आपको कहाँ पे किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है दोस्तों बताइएगा आप लोग। तो ये जो किया जाता है दोस्तों, ये आपको कहाँ पे किया जाता है, ये आपको किया जाता है सबसे ज्यादा इजराइल में। ओके, याद रखिएगा, भारत में नहीं किया जाता है, श्रीलंका में नहीं किया जाता है, इंग्लैंड में नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा ड्रिप तंत्र से सिंचाई जो होता है वो कौन से देश में होता है, तो इजराइल में होता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है रेडियो, क्या कह रहा है, रेडियो संचार में प्रेशर एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। ए में कह रहा है समताप मंडल पर, बी में करा है ओजोन मंडल पर, सी में करा है आयन मंडल पर और डी में करा है क्षोभ मंडल पर। बताइए तो कौन से मंडल पर प्रतिबिंबित होता है, तो ये होता है दोस्तों आपको किस पे, आयन मंडल पे। ओके, प्रतिबिंबित जो होता है दोस्तों, ये उत्सर्जित संकेत जो प्रतिबिंबित होता है ये आपको कहाँ पे होता है, आयन मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे आयन मंडल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रतिबिंबित जो होता है दोस्तों आयन मंडल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है। बताइएगा किस उपन्यास में शामिल है। वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वो किस उपन्यास में शामिल है। ए में कह रहा है गौड़ा उपन्यास, बी में कह रहा है दुर्गेश नंदनी उपन्यास और सी में कह रहा है गोदान उपन्यास और डी में कह रहा है आनंद मठ उपन्यास। बताइएगा कौन से उपन्यास में। तो दोस्तों ये जो है शामिल है दोस्तों, कौन से उपन्यास में शामिल है, तो ये आपको शामिल है दोस्तों कौन से उपन्यास में, तो ये आपको शामिल है किस में बताइएगा आप लोग। तो ये आपको शामिल है आनंद मठ उपन्यास में। किसमें, आनंद मठ उपन्यास में। ओके, याद रखिएगा आप लोग, आनंद मठ उपन्यास में क्या शामिल है, तो वंदे मातरम शामिल है राष्ट्रीय गीत। ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है। बताइएगा जल जो अस्थायी कठोर होता है इसका कारण क्या है, ये इसमें क्या पाया जाता है। ए में करा है कैल्शियम सल्फेट के द्वारा, बी में करा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण जो है कठोर होता है जल, और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल जो है कठोर होता है। डी में कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जो है ये कठोर होता है, क्या जल कठोर होता है। तो बताइए तो अस्थायी कठोरता जो है जल की वो किसके वजह से है। बताइएगा जल अस्थायी कठोर किसके कारण होता है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिला सकता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कहता है ये क्या कह रहा है, सन 1917 की क्रांति, क्या सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था। बताइएगा ए में कह रहा है जार निकोलस फर्स्ट, सी में कह रहा है जार पीटर महान और बी में कह रहा है जार अलेक्जेंडर और डी में कह रहा है जार निकोलस द्वितीय। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा सन 1917 की जो क्रांति से पूर्व जो रूस का अंतिम सम्राट रहा था वो कौन था दोस्तों, पता है आपको, जार निकोलस द्वितीय था। कौन था, जार निकोलस द्वितीय था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो चलिए, जिंदगी तो अपनी ही होती है दोस्तों, पर जीना किसी और के लिए पड़ता है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है। आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। और जिंदगी अपनी ही है लेकिन किसी और के लिए जीना पड़ता है दोस्तों। आप भी किसी के लिए जीते होंगे। चलिए, अपने मम्मी पापा के लिए या फिर किसी और के लिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।
और हाँ दोस्तों, एम्स भुवनेश्वर से वैकेंसी आ चुकी है लैब टेक्नीशियन के लिए। जो भी आपके भाई बहन रिश्तेदार होंगे उनको बता दीजिएगा कि लैब टेक्नीशियन की एम्स भुवनेश्वर से वैकेंसी आई है। आप लोग भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।